मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई है उससे भी तो इसी प्रकार के अवशेष मिले हैं। उन्हीं अवशेष से क्या हम चीजों को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो के लोग कैसे रहेंगे या कैसी चीजें रहेंगी, वो क्या खाते हैं, क्या पीते थे, क्या कौन से वहां पर जैसे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे भोजन किसको मिला है, या मूर्ति मिली है, या कोई कपड़े मिले हैं, गहने मिले हैं। इस प्रकार की जब कुछ चीजें मिलती हैं उसी के जरिए क्या होता है, पुरातात्विक शोध किया जाता है, जैसे जब खुदाई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रहेगा, जो नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, उसकी मैं बात कर लेता हूँ आप सबकी। ठीक ठीक, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, यहाँ पर अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट है 1.7 में। 1.7 में जो बात की गई क्या है, पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण, यानी जो पुरातत्व विज्ञान है, जैसे कोई उत्खनन होता है, जैसे कहीं पर खुदाई की जाती है, वहाँ पर कोई वस्तु मिलती है या कोई स्थल मिलता है, जैसे मान लो भाई हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, कालीबंगा की खुदाई हुई, या किसी और सभ्यता संस्कृति की खुदाई होती है, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है ये कितनी पुरानी है। जैसे मान लो कि भाई खुदाई में से मिट्टी के बर्तन मिल गया, तो भाई मिट्टी का जो बर्तन है वह कितना पुराना है, कितने साल का है, इसके जानने के लिए कई सारे पद्धति है, यानी कई सारी टेक्निक है जिससे जाना जाता है। जैसे मान लो कि खुदाई हुई, उसमें से कोई मिट्टी की मूर्ति मिली जो टूटी हुई थी, तो वो मिट्टी की जो मूर्ति है वह कितनी पुरानी है, इससे जान करके हम पता लगा सकते हैं कि जिस सभ्यता में जिस सभ्यता को हमने खुदाई कर की है वह सभ्यता कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी, इससे हमें पता चलता है। सबसे पहले जो पद्धति उसको बोला जाता है वृक्ष काल नुमिक क्रमिक। देखो इसमें क्या था, यह पद्धति वृक्षों में प्रतिवर्ष बढ़ने वाले छल्लों की संख्या और जलवायु के कारण उनकी मोटाई में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण पर आधारित है। यानी पहली पद्धति क्या, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ में हर बार क्या आते हैं, उसके पेड़ के क्या होते हैं भाई, छल्ले होते हैं। जैसे पेड़ की जो अगर हम देखेंगे मूलतः जो उसके लगा रहता है छल्लों में, उनकी संख्या कितनी, और जलवायु के कारण पेड़ की जो मोटाई होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बोलिए, हेलो। विधि अगर मान लो खुदाई से अगर कोई वस्तु मिली है तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, तो वृक्ष में जो छल्ले हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या है या जलवायु के कारण उनकी मोटाई कितनी है, इससे विश्लेषण करते हैं। परंतु वृक्षों की सभी प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन का एक सा प्रभाव, देखो कोई कोई पेड़ होता है ना, तो हर साल या हर मौसम में क्या कर देता है कि बदल लेता है। जैसे कई पेड़ होते हैं भाई हर मौसम में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, या हर मौसम में जो पेड़ होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, लेकिन हर पेड़ में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए इस कालक्रम की पद्धति को सीमित करता है। साथ ही एक दिन दिए गए इलाकों में डाटा किसी दूसरी लघु जलवायु के स्वतः हम बात करेंगे स्थानांतरित, यानी कह सकते जो वृक्ष कालनुमा क्रमिक विधि है यह हर जगह पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि भाई हर पेड़ एक जैसा नहीं होता, हर पेड़ की जो जलवायु है, जो नमी है, वह अलग अलग प्रकार से होती है। यानी जो पहली पद्धति है यह हर जगह पर लागू नहीं हो सकती। दूसरी जो पद्धति बहुत फेमस पद्धति है रेडियो कार्बन। मूलतः इसी के जरिए कोई भी अगर खुदाई में वस्तु मिलती है, अगर कोई भी चीज मिलती है, तो रेडियो कार्बन के जरिए ही जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कितनी पुरानी है। खास तौर से कार्बन 14 और कार्बन 14C के नाम से जानी जाने वाली यह पद्धति वैज्ञानिक कालक्रम के अकॉर्डिंग चलती है, यानी पूरी साइंटिफिक चलती है, जिसको रेडियो कार्बन बोलते हैं। यह पद्धति पदार्थ में नए अणुओं के कॉस्मिक किरण उत्पादन पर आधारित है, जिसे रेडियो सक्रिय क्षरण भी कहा जाता है। कार्बन 14 रेडियो सक्रिय क्षरण के पश्चात नाइट्रोजन 14 में बदलने से पहले औसतन 4300 साल तक रहता है। इस समय के दौरान यह सभी जीवित वस्तुओं के साथ सागर, जल, हवा में भी प्रवेश कर जाता। रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हवा में कार्बन के दहन, जो कि 20% ऑक्सीजन है, के फलस्वरूप बनाता है, समस्त जीवन का आधार है। यानी कह सकते हैं कि किसी खुदाई में अगर कोई वस्तु मिली है, जैसे मान लो अगर कोई मिट्टी की मूर्ति मिली है, या कोई मृदभांड मिला, मिट्टी का बर्तन मिला है, या कोई कपड़े मिले हैं, या मान लीजिए कोई हड्डी मिली है, तो उसको कितनी पुरानी है उसको जानने के लिए जो सबसे फेमस विधि है प्रेजेंट टाइम में, रेडियो कार्बन विधि है, और इसको कार्बन 14 बोला जाता है। और कार्बन 14 पूरी तरीके से साइंटिफिक विधि है, जिसके जरिए कहीं पर भी अगर खुदाई होती है तो भैया उस खुदाई में जो वस्तु मिली है कितनी पुरानी है, इसके लिए सबसे फेमस विधि है रेडियो कार्बन। ठीक है, उसके बाद जो अगली विधि हम देखेंगे वो क्या है, पोटेशियम आर्गन काल निर्धारण। यह पद्धति जिसे के आर कालक्रम भी कहा जाता, इस बात पर आधारित है कि पोटेशियम एक रेडियोधर्मी
समस्थातिक यानी K40 जो चट्टानों और ज्वालामुखी में राख में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, एक ज्ञात दर पर किसी दी गई मात्रा में। इसमें देखो, इसमें क्या 14 जो इसमें पोटेशियम आर्गन जो होता है उसके जरिए डिसाइड किया जाता है कि कोई जो वस्तु है वह कितनी पुरानी है। पहले में तो हम कार्बन जो होता है उसमें कार्बन 14 है, और दूसरी जो विधि है पोटेशियम आर्गन, यानी ये दो ऐसी धातुएं हैं जिसके जरिए हम पता लगाते हैं कि कोई जो वस्तु मिली है वो कितनी पुरानी है, यानी पोटेशियम आर्गन के जरिए भी हम इसको पता लगाते हैं। ठीक है, दूसरी जो नेक्स्ट पद्धति है पुरा चुंबक तत्व। पूरा शास्त्र में इस पद्धति की शुरुआत लगभग 1960 के आरंभ में दशक में हुई थी। ठीक है, जब विद्युत अवशोषित किरण गतिमान होते हैं तब चुंबकता पैदा होती है। यह विधि धरती के चुंबकीय अवशेषों पर निर्भर करती है। कार्य निर्धारण से विभिन्न चुंबकीय खनिजों को संरक्षित धरती में चुंबकीय रिकॉर्ड के, यानी ये चुंबकीय पद्धति है, यानी उसमें कितना चुंबकीय बल है उसके जरिए किसी वस्तु को जाना जाता है कि जो वस्तु है या जो धातु है या कोई भी वस्तु जो खुदाई से मिली है वह कितनी पुरानी है। ये सारी पद्धतियां, जैसे कहीं पर खुदाई की जाती है या उत्खनन किया जाता है तो उत्खनन में जो भी चीज़ें मिली हैं, खास तौर से अगर हम लोग बात करें उत्खनन में जो भी चीज़ें मिलती हैं वह चीज़ें कितनी पुरानी है या कितने समय पुरानी है, इससे हम लोग पता लगा करके क्या करते हैं, इससे पता चल जाता है। और उसका जब कार्य निर्धारण हो जाता है तो वह सभ्यता या संस्कृति कितनी पुरानी, इसको जानने में कहती हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है पूरा चुंबक तत्व जो है। ठीक है, उसी के आधार पे जो पूरा चुंबक दो तत्व, देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी पूरा बना रखा है। अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं इसको आप एग्जाम में जरूर अगर बना करके आएंगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी या आपको नंबर लाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, ताप उद्भासान, ये क्या होता है, इस विधि में मुख्यतः पकी हुई मिट्टी से बनी चीज़ों का कालांकन होता है। मिट्टी जिसमें बर्तन बनाने में मिट्टी शामिल होती है, मुख्यतः जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, कई प्रकार के नैसर्गिक समस्थानिक शामिल होते हैं इसके जरिए। ये यानी इसमें जो मिट्टी है, कोई अगर मिट्टी की धातु है, ठीक है, उस मिट्टी की धातु को क्या होता है यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाता है कि जो मिट्टी की धातु या कितनी पुरानी है या कितनी साल पुरानी है। इसके जरिए भी क्या होता है कि कहीं पर भी अगर खुदाई हुई है तो वह कितनी पुरानी धातु है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो मूलतः जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में खास तौर से मैं बता दूं, कार्बन 14 को जरूर करके जाना है। ठीक है, पोटेशियम आर्गन का निर्धारण ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या पूरा चुंबकन जिसमें फोटो बनाओ चुंबक वाला, जिसके जरिए हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कोई वस्तु जो मिली है खुदाई से वह कितनी पुरानी है या कितने वर्षों पुरानी है। ये जो विधियां मैं बता रहा हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कार्य निर्धारण जो विधियां हैं ये जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 आप देखिएगा हमारा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, मानव का जैव विकास, यानी मानव जो है उसका जैव विकास किस आधार पे किया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले भाई डार्विन आएंगे। डार्विन का सिद्धांत तो बड़ी इंडिया में बड़ा फेमस है, जो कहते हैं कि मानव सबसे पहले वानर था, वानर से धीरे धीरे वो मानव बना। तो डार्विन का सिद्धांत क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फिर थोड़ा सा होमो सेपियंस की हम लोग बात करेंगे। तो डार्विन का मानव का जो क्रमिक विकास हुआ, इसमें डार्विन की जो थ्योरी है उसको लेकर के खास तौर से बात की। पूरी जो थ्योरी डार्विन की थ्योरी है उन्हीं के नाम से ये आ सकता है, तो आएगा भी तो उन्हीं का सिद्धांत आएगा, डार्विन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा डार्विन का सिद्धांत और होमोनाइजेशन क्या होता है, इसको होमोसेपियंस भी हम लोग बोलते हैं, इसको बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डार्विन को लेकर के बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मानव का विकास कैसे, यानी मानव कैसे बना या कैसे डेवलप है उसको लेकर के देखिएगा। क्रमिक विकास के सिद्धांत क्या देखिएगा, विकास मूलक विचारधारा का विस्तार अरस्तु के शास्त्रीय सिद्धांत से लेकर के क्रमिक विकास की आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत है। यह सिद्धांत जीवन के क्रमिक विकास और उसकी विविधता को बताता है, यानी कह सकते हैं कि मानव जो है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है उसको बताता है। ये क्रमिक विकास आधुनिक सिद्धांत के अस्तित्व में आने तक क्रमबद्ध है। डार्विन के पूर्व क्रमिक, यानी डार्विन के आने से पहले क्या सिद्धांत था कि मानव का डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने विकास मूलक सिद्धांत को बदल दिया, एक ऐसा ठोस आधार स्थापना किया जिस पर क्रमिक विकास का अध्ययन किया जा सके। हालांकि डार्विन से पूर्व अनेक सिद्धांत थे, यानी डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उससे पहले भी काफी लोगों ने अपना सिद्धांत दिया था कि मानव का विकास कैसे हुआ, लेकिन डार्विन का सिद्धांत आने, डार्विन की जो थ्योरी है उसको लोग शायद मुझे लगता है ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन डार्विन से पहले भी कई लोगों ने मानव का विकास कैसे हुआ इसको लेकर के उन्होंने बातें बताई थी। यूनानी विचारक के प्रारंभ से लेकर के लैन के सिद्धांत तक ये डार्विन के पूर्व सिद्धांत बताते कि डार्विन से पहले शोधार्थियों द्वारा क्रमिक विकास को किस तरह समझा गया। सबसे पहले इसमें हम यूनानी सिद्धांत की बात करेंगे, जो यूनान के लोग थे, यूनानी दार्शनिक अरस्तु की बात करें या हेरोडोटस की, तो इसमें अगर आप देखेंगे विकास की विचारधारा को पथ प्रदर्शक, अगर यूनानी जो दार्शनिक है वो कहते हैं कि जो विकास है वो पथ प्रदर्शक है। ठीक है, उनका विश्वास है कि जीवन के रूपों में निरंतरता उसी नूतन स्वरूप को बतलाती है। अरस्तु का मानना है कि
संगठित शरीर संरचना एक विशिष्ट आंतरिक सहज आवृत्ति है जो उन्हें रूपांतरण के दौरान बेहतर बनाने के प्रयास को क्या करती है, सक्षम बनाती है। बोला यहां पर अगर हम यूनानियों की बात करूं तो यूनानी ये कह रहे हैं कि मानव की जो संरचना है, मानव का जो विकास हुआ है, ये स्वाभाविक प्रकृति है। ठीक है, उन्होंने यह क्षमता पौधे, जानवर, मनुष्य सभी में पाई जाती है। यानी वो कह रहे हैं कि मानव का जो विकास हो रहा है, यानी हम मानव विकास की बात करें तो थ्योरी यही थी कि वो तो नॉर्मल है या नेचुरल है, उसका जो डेवलपमेंट या विकास हो रहा है, चाहे पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य सभी में पाई जाती है। मनुष्य में अंतर्दृष्टि के सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले रूपों में अरस्तु को मानव विज्ञान अर्थात मानव जीवन के अध्ययन की अवधारणा के आविष्कारक का श्रेय। नहीं, सबसे पहले देखो मानव का विकास क्या हुआ, इसको सबसे पहले किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। ठीक है, हेलियोडोटस की बात करूं तो ने सभी जीवित प्राणियों उनके जैविक क्रम से संबंधित विशेष विचार विकसित किया है। इन दार्शनिकों के विचार में रूपांतरण की अवधारणा की ओर संकेत करते हैं। वनस्पति का जानवरों से पहले विकसित होना, यानी कह रहे हैं वनस्पति जो है वह जानवरों से पहले विकसित, यानी पहले भैया पेड़ हो रहे हैं फिर जानवर आए हैं। ठीक है, अंततः मानव का क्रमिक विकास उच्च संगठित शरीर की, यानी मानव का जो विकास हुआ है यह उच्च संगठित संरचना का क्या है, क्रमिक विकास बताते कौन, हेलियोडोटर बता रहे हैं। ठीक है, इनका सिद्धांत है। ठीक है, मूलतः इन लोगों का जो सिद्धांत बता रहा। मध्ययुगीन में क्या सिद्धांत आया था, मध्यकाल में मध्ययुगीन जो यूरोपीय जगत के ईसाई गुरु युग के प्रसिद्ध हैं ने यूनानियों के क्रमिक सिद्धांत के विकास का खंडन किया। मध्ययुगीन युग में, मध्यकाल में अगर देखोगे तो विशिष्ट सृष्टि की ईसाई सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार धरती पर समस्त क्रियाशील जीवों की रचना दैवीय इच्छा पर हुई है। देखो ईसाई लोग कहते थे कि मानव की जो रचना हुई है, आदमी जो बना है वो दैवीय है, यानी यूनानी जो लोग कह रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। मध्यकाल में खास तौर से जो ईसाई थे और जो चर्च थे, इन्होंने बता दिया भैया मानव जो बना है कैसे दैवीय सिद्धांत है, देवता ने बना रखा है और किस आधार पे, दैवीय शक्ति से 6 दिनों में की गई मानव की जो रचना है या दैवीय सिद्धांत है। ये कौन बता रहा है, ये यूरोप के लोग बता रहे हैं। और यूरोप के लोग कौन है, ईसाई जगत के लोग, यानी कह सकते जो ईसाई धर्म गुरु हैं या कह सकते जो पादरी है, पादरी या चर्चों की तरफ से बोला गया कि मानव जो बना, आदमी जो बना वो दैवीय सिद्धांत है, 6 दिन में बन गया था। ठीक है, स्पेनिश पादरी इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। क्योंकि समस्त क्रियाशील जीवों की रचना दैवीय शक्ति द्वारा की गई है, वही उत्पत्ति के दिन से लेकर के अब तक अपरिवर्तन और अस्थायी है। इस सिद्धांत का अनुकरण 19वीं जो देखो पादरियों तो बता दिया आदमी जो बना है दैवीय सिद्धांत है, देवता ने बना रखा है, भगवान ने बनाया, 6 दिन में बनाया। यह सिद्धांत लंबे समय तक और 19वीं शताब्दी तक चला। क्योंकि आप सबको पता कि यूरोप में जो ईसाई धर्म है, चर्चों का बोलबाला एक समय बहुत ज्यादा था यूरोप में तो कोई बोल नहीं पाता था। ठीक है, तो कह सकते कि उन्होंने क्या बताया, दैवीय सिद्धांत भैया देवता ने बना रखा है। अभी डार्विन नहीं है, डार्विन को तो नई थ्योरी है, डार्विन से पहले लोग बता रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वर्तमान की स्थिति क्या, शाश्वत सिद्धांत है। इस सृष्टि के अपरिवर्तनीय प्रकृति का तर्क में विश्वास रखता है कि सिद्धांत का मानना है कि जीव अपने विशिष्ट अस्तित्व से शुरू से अंत तक अपरिवर्तनीय रहता है, अनंत काल तक उसी, यानी जो वर्तमान सिद्धांत बताता है कि जो मनुष्य है जब उसका जन्म होता है जैसे रहता उसी प्रकार से मरण तक रहता, शाश्वत रहता, यानी उसमें किसी प्रकार का अपरिवर्तनीय, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और खास तौर से हम लोग यहाँ पर डार्विन की बात करने जा रहे हैं, उनकी बात करें क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तद उपरांत डार्विन को देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में एक विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के दादा ने अपने शोध के माध्यम से जानवरों की विकास मूलक अवस्था पर प्रकाश डाला। दृढ़ता से दावा किया कि धरती पर इस प्रकार के जीव अवश्य ही लाखों वर्ष से विकसित हो रहे हैं। इस श्रेणी मानव विकास के क्रमिक विकास के नवीनतम है। यानी सबसे पहले डार्विन के जो दादा हैं उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि भैया सबसे पहले लाखों वर्ष से जीव थे, जीव जो जानवर थे धीरे धीरे वह मानव में डेवलप हो गए। ये डार्विन के दादा बता रहे हैं। ठीक है, खास तौर से जितने, क्योंकि हमें डार्विन के सिद्धांत को ही पढ़ना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डार्विन से पहले लोगों ने जो जो सिद्धांत दिया है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं। डार्विन से पूर्व प्रचलित सिद्धांत का अध्ययन चार्ल्स डार्विन को प्रकृति और जीवों के चयन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। बाद में उन्होंने प्रकृति, चयन और विकास के सिद्धांत को, यानी ये प्रकृति नेचर की बात करते हैं, अपनी पुस्तक है, डार्विन की किताब है जिसका नाम है प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रतिपादित किया। डार्विन के अनुसार प्रकृति चयन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव स्वयं को अपने पर्यावरण में परिवर्तन के अनुकूल कर सकते हैं और वह जीवित रह पाते हैं और प्रजनन के योग्य हैं। चार्ल्स डार्विन लॉयल्टी आर मंथर यानी इन विद्वानों से क्या है प्रभावित हमें दिखाई देते हैं। डार्विन के 2 प्रमुख सिद्धांत, पहला क्या है माल्थ की जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा है अगर आप देखेंगे इनका जो सिद्धांत है तो मूलतः डार्विन का सिद्धांत को लेकर के ज्यादा पूछा जाता है। डार्विन को लेकर मैं बताऊं, डार्विनवाद 5 सिद्धांतों से युक्त है। पहला क्या है, अधिक उत्पादन अर्थात अधिक उत्पादन का अधिक्रय। देखो माल्थ का जनसंख्या सिद्धांत संकलित प्रजातियों से संबंधित है और यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मानव की प्रत्येक पीढ़ियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जीवित रहने वाले लोगों से अधिक है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक पीढ़ी में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी संख्या जीवित रहने वालों से अधिक है, इसलिए कहते हैं मानव का विकास हो रहा, क्योंकि लोग जन्म ज्यादा ले रहे हैं मर कम रहे हैं, इस बात को बताता। दूसरा भिन्नता और आनुवांशिकता, इसके अनुसार समान प्रजाति के
प्रत्येक व्यक्ति को एक समान नहीं होते बल्कि वे एक दूसरे से भिन्न है। नहीं कह रहे प्रत्येक जाति का जो आदमी होता है ना एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है या अलग होता है। इनमें से अनुकूल रूपांतरण अनुवांशिक यानी इनमें जो एक अनुवांशिक विकास होता है, ठीक है, वह भावी पीढ़ी की संतान को हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चल रही हैं, यानी अनुवांशिक विकास हो रहा है। जैसे मान लीजिए माँ बाप में जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बेटे में जा रही, बेटे से उसके बेटे में जा रही, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अस्तित्व के लिए संघर्ष है। अगला क्या बता देखिएगा, जैविक प्राणी ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करते हैं जबकि खाद्य उत्पादन वृद्धि केवल अंकगणित अनुपात में होती है। परिणाम स्वरूप यह सीमित संसाधन के लिए संघर्ष है। केवल चुनिंदा व्यक्ति ही इन सीमित संसाधनों को पा पाते हैं, बाकी का जीवन नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि मानव में देख रहे हैं भाई, मानव जो है कुछ ही लोग हैं जो संसाधनों का अच्छे से यूज कर पाते हैं, नहीं तो बाकी लोगों को संसाधन मिलते नहीं। और हमें यहाँ पर संघर्ष दिखाई देता है, यानी अस्तित्व, यानी मानव अपने अस्तित्व के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ठीक है। अगला, योग्यता की उत्तरजीविता प्राकृतिक, कुछ व्यक्ति के विशिष्ट विशेषताएं और भिन्नताएं होती है जिनमें अन्य गुणों को कम वाले व्यक्तियों को अपेक्षा जीवित रहने। कह रहे देखो, करें कुछ व्यक्तियों में या जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों या गुणों में उनसे ज्यादा रहते हैं ताकि वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ये बता रहा है, ठीक है। प्रजातियों में परिवर्तन, प्रजातियों में क्रमबद्ध परिवर्तन, लंबी भू सागर्भीय समयावधि में मंद गति से परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन के कारण प्रजातियों के चयन क्षमताओं में परिवर्तन आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रजातियों में योगात्मक परिवर्तन में भी बदलाव आता है और वे अपने पैतृक जन समुदाय से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाते हैं। यानी करें कि जो प्रजातियां होती हैं, प्रजातियों में परिवर्तन आता है और अपनी प्रजाति से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, भिन्न होते चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो प्रजातियां होती हैं वह धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत क्या है, तो आप सबको पता हो, डार्विन का सिद्धांत यही बताता है कि सबसे पहले बंदर थे और बंदरों का धीरे धीरे जब जैसे जैसे क्रमिक विकास हुआ वैसे वैसे मानव का विकास हुआ। तो डार्विन का सिद्धांत तो मोस्टली यही सिद्धांत है, इसको आप जरूर लिख करके आइएगा। ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता ही रहता है कि डार्विन का मेन सिद्धांत क्या है। इसी को लेकर के वो डार्विन बातें भी करता है कि किस प्रकार से विकास हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, होमोनाइजेशन, ठीक है। होमिनाइजेशन वह प्रक्रिया है जो मानव के शारीरिक रूप में वानर पूर्वों से होमो प्रजाति में अप्रभव को बताएं। होमोनाइजेशन बताता है कि आदमी है पहले जानवर था और जानवर से धीरे धीरे क्या बना, इंसान बना है। इसी को कौन बताता है, होमिनाइजेशन। होमिनाइजेशन का मतलब क्या था, होमिनाइजेशन बताता है कि आदमी पहले वानर था, बंदर था और बंदर से धीरे धीरे क्या बना है, इंसान बना है। ये लैटिन शब्द होमो एक जीव के रूप में मानव को प्रतिनिधित्व करता है का सबसे पहले योग करने वाले स्वीडिश यानी काल थे। होमो वह प्रजाति है जो होमो सेपियंस के वंशज को सम्मिलित करती है, जिसमें आधुनिक मानव के साथ साथ उनकी विलुप्त प्रजातियां जो आधुनिक मानव के बहुत नजदीकी हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होमो इरेक्टस में सम्मिलित है। मानव के जैविक विकास की कथा के अनुसार वानर पूर्वजों के साथ लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व आरंभित होती है। देखो कह रहे हैं आरंभ से होकर के बंदर, वानर, विशालकाय वानर और अंत में मानव तक पहुंचे। यानी सबसे पहले क्या था भैया, बंदर आया था। सबसे पहले क्या आया बता रहे हैं भैया, बंदर आया। फिर बंदर के बाद क्या है, वानर। वानर के बाद विशालकाय वानर है, बड़ा बड़ा बंदर होने लगा, ठीक है। और बड़ा बड़ा बंदर होने के बाद क्या है, वह धीरे धीरे मानव में बदल गया। इसी को क्या बोला जाता है, होमोनाइजेशन। और होमोनाइजेशन बताता है कि सबसे पहले बंदर था, फिर वानर था और फिर क्या बड़ा, विशालकाय वानर आया और फिर क्या बनने लग गया, मानव बन गया। इसको यानी यही डार्विन की भी थ्योरी है और होमोनाइजेशन भी इसी को बोलते हैं। और ये जितने डार्विन वार्विन हैं यही सब बता रहे हैं कि भैया पहले इंसान क्या था, बंदर था और बंदर से धीरे धीरे जैसे जैसे समय का परिवर्तन आता गया वैसे वैसे धीरे धीरे वह मानव के रूप में विकसित होता चला गया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने फोटो भी बना रखी है। पहले देख रहे हो किस प्रकार से, पहले बिल्कुल छोटा सा बंदर है, फिर बंदर बड़ा हुआ, धीरे धीरे देख रहे हो बंदर बड़ा होते 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 एक मानव में बदल गया। इसी को बोले होमोनाइजेशन, इसी को लोग बता रहे हैं। इसमें फोटो भी बाकायदा देखो, इस फोटो को डायग्राम के देखो, होमोनाइजेशन यही बता रहे हैं लोग। क्या बता रहे हैं, पहले बंदर है, फिर बंदर धीरे धीरे खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंसान बन जाता है। यानी पहले 4 पैरों पर चलता था, फिर 2 पैर आ गया, फिर 3 पैर आया, फिर धीरे और उठा, धीरे धीरे इस प्रकार से क्या हुआ, मानव का। देखो अगर आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो पेन से ही बनाना, कोई पेंसिल वेंसिल से मत बनाना। अगर आप चित्र नहीं बना, सिर्फ आपको समझाना रहता, तो अगर होमोनाइजेशन आ गया या डार्विन का सिद्धांत आ गया तो आप इन फोटो या डायग्राम का यूज जरूर कर सकते हैं। लेकिन सारे जो फोटो बनेंगे, जो डायग्राम बनेंगे वो पेन से ही बनेगा, कोई पेंसिल से नहीं बनाना है। और ड्राइंग चित्रकारी नहीं करनी, हमें सिर्फ टीचर को समझाना है, वहां पर रंग वंग कुछ नहीं भरना है। नॉर्मली पेन से, यानी जो आपका ब्लैक या ब्लू पेन है, सिर्फ समझाने के लिए, बहुत डिजाइन नहीं करनी है, बहुत अच्छे से नहीं बना, सिर्फ टीचर को समझ में आए कि आप कैसे समझाने का प्रयास करें। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो एग्जाम में आप लोग बना जरूर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में यही रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता रहा हूं। इसी को लेकर के ज्यादा पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद हम लोग जैसे मानव का क्रमिक विकास कैसे, तो सबसे पहले होमो पूर्व था, यानी मानव किस प्रकार से था, फिर वो किस प्रकार से होमो सेपियंस में बदला और होमो सेपियंस ही क्या बना, एक प्रकार से आगे चल करके मानव बना है, ठीक है।
चैप्टर नंबर 2 में तो डार्विन है और होमोनाइजेशन यानी किस प्रकार से मानव बंदर था, बंदर से बानर बना, बानर से विशालकाय बानर बना और विशालकाय बानर से वो मानव के रूप में क्या हुआ है, अवतरित हुआ है। यही चीजें ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपको ओपन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर जो हमारा 3, हम यहाँ पर पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की बात करेंगे, ठीक है। हेलो, पूरा पाषाण की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूरा पाषाण के बारे में बात करता हूँ। पूरा पाषाण में एक काम लिखो, पूरा पाषाण कालीन जो मानव था, ठीक है, वह क्या था, बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीता था। पॉइंट नंबर क्या है, निम्न स्तर का जीवन जीते थे, ठीक है। पूरा पाषाण के जो मानव थे उनके 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 जीवन यापन का कोई साधन या जीवन शैली निर्धारित नहीं थी। जीवन यापन का कोई साधन या कोई शैली निर्धारित नहीं थी। पूरा पाषाण की बात करें, ठीक है। पूरा पाषाण का जो मानव था, उसे प्राणी को अगर भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई साधन अपना लेता था। जैसे भूख लगी, प्यास लगी, जो मन में आता था सो खा लेता था। तीसरा पॉइंट है, ठीक है। पूरा पाषाण काल की अगर हम मानव की बात करें तो मानव शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन जीता था। पूरा पाषाण कालीन जो मानव था कैसे जीवन जीता था, अगर आप लिखेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, शिकारी संग्रह करता, यानी वो जंगलों में रहता था, जानवर का शिकार करता था, शिकार को इकट्ठा करता था, उसको खा पी करके जंगलों में ही निवास करता था। तीसरा कैसे, अगला कह सकते हैं गुफाओं में रहता था, ठीक है। दूसरा, पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसका कोई निवास स्थान नहीं होता था, वो गुफा में, प्राकृतिक गुफाओं में ज्यादातर वो लोग क्या करते थे, रहते थे। पूरा पाषाण कालीन जो मानव था वो जंगलों और पहाड़ों में विचरण करते थे। कहाँ घूमते रहते थे, जंगल और जो पहाड़ है वहां पर ही घूमते रहते थे, कोई निवास स्थान फिक्स नहीं होता था, ठीक है। आरंभ में जब उन्होंने, देखो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था शुरू में तो उसको शिकार भी करना नहीं आता था। वह प्रायः कई बार जो जानवर मर जाते थे ऑटोमेटिक, या जानवरों को जो पेड़ों में कंदमूल होता था उनको खाकर के अपना जीवन यापन करता था। अगर बात करें पूरा पाषाण कालीन के जो लोग होते थे, समय के साथ उन्होंने, देखो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था शुरू में इसको शिकार करना नहीं आता था, लेकिन कह सकते समय के साथ जैसे समय बदला तब उन्होंने जानवरों का शिकार करना सीखा। शिकार के लिए औजार की आवश्यकता नहीं थी उस समय, औजार शिकार जो होता था बहुत ज्यादा औजार वहां पर यूज नहीं होते थे। अतः प्रारंभिक काल में देखोगे तो आदि मानव ने प्राकृतिक रूप से पत्थरों का यूज किया, यानी जैसे कहीं पर जाते थे अगर कोई पत्थर मिल गया तो उसी पत्थर से क्या होता था, शिकार किया जाता था। यानी बहुत ज्यादा विकसित मानव सभ्यता नहीं थी, ठीक है। यानी इस काल में बात करें जो मानव था वह जंगली वनस्पतियों का इकट्ठा करके उनको खाता था, या जानवर जो मिल जाते थे उनको मार करके उनको क्या करता था, खा लेता था। अगर हम पूरा पाषाण की मैं बात करूं, एक एक पॉइंट है उसको लिखना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। इस समय के जो मानव थे मूलतः जो कंदमूल है, कंदमूल का मतलब होता कि जैसे जंगल में गए तो जंगल में अगर कोई पौधा है उस पर कोई फल लगा है तो उसको खा लेते थे। जंगल में जो चीजें मिलती थी, जो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं को खा करके जीवन यापन करते थे, ठीक है, कंदमूल। कभी कभी ये छोटे जानवरों का भी शिकार करते थे, यानी कह सकते जो पूरा पाषाण कालीन मानव था क्या करता था, जो छोटे छोटे जानवर होते थे इनका भी शिकार किया करता था, ठीक है। उस काल तक आग का, यानी पूरा पाषाण काल में कह सकते हो कि आग का आविष्कार नहीं किया गया था। जो मैं चीजें बोला बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बोलता जाऊं, एक एक पॉइंट को लिखते चली जाइए, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो मानव था, यहां पर देखोगे आग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस काल में 30 से 35 लोग, यानी पूरा पाषाण काल जो मानव था वो 30 से 35 लोगों के ग्रुप में लोग क्या थे, निवास करते थे, ठीक है। ये योजनाबद्ध तरीके से शिकार किया करते थे। यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव रहा, धीरे धीरे क्या रहा कि योजना बना करके कई बार शिकार, शुरू में तो इसको शिकार नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदला तो योजना बनाकर, यानी स्ट्रेटेजी बना करके क्या करते थे, शिकार किया करते थे, ठीक है। मुख्यतः अगर देखोगे तो शिकारी और संग्रहकर्ता का ही लोग जीवन यापन करते थे, जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, वैसे ही लोग जीवन यापन करते थे। घरों में चूल्हे के इनके बर्तन मिले, चूल्हे के इन्होंने चूल्हे बना रखे, मिट्टी के चूल्हे बना रखे हैं, ठीक है। शिकार करने के लिए सिर्फ पुरुष ही शिकार करते थे, महिलाएं शिकार नहीं करती थी। महिलाएं जो होती थी घर के कामों को करती थी, महिलाएं